नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में मौर्य काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश समाज से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसी ने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य राजवंश। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य समाज की राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त कृत मुद्राक्ष में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। अगला प्रश्न, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर है जस्टिन ने। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर विष्णुगुप्त। ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से ही की जाती है। पुराणों में उसे द्विजश्रभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान टाटरमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही होगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन में सही है। तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्यकाल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों तथा अभ्यास की पुस्तकें हैं। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की व्यवस्था भी वस्तु जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो क्या अर्थशास्त्र है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? इसका सही आंसर है मित्र। सुहद्र मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है। सुहद्र मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मंत्री लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? उसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो उसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? इसका सही आंसर बिंदुसार। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डेमिकस या डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था।
इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर है बुद्ध घोष की समंत पासादिका। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्य वदन से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा था। बुद्धकाल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे बना था? तो लकड़ियों से। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्यकाल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग के नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन तथा तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया था। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ था। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदमन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, वो है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका आंसर होगा सी, यानी 150 ईस्वी के रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है किससे? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ शिलाभिलेख से। बी ऑप्शन सही है। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर 305 ईस्वी पर। आप उपयुक्त प्रश्न से इसकी व्याख्या देख सकते हैं। दिया गया मानचित्र संबंधित है किससे? कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय। आप मानचित्र को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत के अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में, और हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसमें इसका सही आंसर है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? जिसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और मानवता के कल्याण के लिए घोषित किया गया था। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोका के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? उसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत तथा ताम्रपाणी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो उसका सही आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख से। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अशोक के द्वितीय वृहत शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने करवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वर्ण संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए।
अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों एवं पशु के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागियों का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है देवानमपिया की उपाधि। अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन में बैठा तथा 269 ईस्वी पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवाओं का प्रिय या दिखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है दीपवंश तथा महावंश। सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार, जो कि श्रीलंका में थी, अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगालिपुत्र तिस्क नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन थे? तो इसमें आंसर है अशोक तथा बिंदुसार। मौर्य शासक अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानमपिय की उपाधि धारण करता था। रजुक थे, क्या थे? रजुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रजुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रजुकों की नियुक्ति की है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। सार्थवाह किसे कहते थे? तो इसका सही आंसर है व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारी काफिले या कारवा को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसका सही आंसर है अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 पदाधिकारी हैं। युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। प्रादेशिक, यह मंडल या प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी थी, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छी उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? उसका सही आंसर है सांची। स्थापित कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है सांची। जबकि भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित था। सांची तथा भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी की दाहिनी तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया था। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? तो काकनाम था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया था। इस कारण इसे महावंश में चैत्य यानी स्तूपों का दूसरा नाम गिरी भी कहा गया था। 4वीं शताब्दी के गुप्त लेख में इसका नाम काकनाम या काकनाड़ महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मौद गलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थान के नाम दिए गए, सूची 2 में स्मारक या भग्नावशेष के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही मेल इस तरह से है दोस्तों। जो कौशंबी है वो है घोषिताराम मठ स्मारक है। कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। सारनाथ में है धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहित महेत है। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो कुछ से सही का उत्तर चुनना है दोस्तों, जो मार्ग आते हैं उसमें। तो सबसे पहले उन्होंने लुम्बिनी से शुरुआत की थी, फिर कपिलवस्तु गए, फिर गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है। अभिलेख साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्रा रोक दी थी।
तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की थी। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमनदेही गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार डी विकल्प सही है। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी है? तो प्राकृत है। तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, अभिषेक, अभिलेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड्डी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। आप याद रखिएगा दोस्तों। तक्षशिला से आरमैक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमैक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमैक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो सही आंसर है शहबाजगढ़ी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? जो सही आंसर है पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकुटन या डिसिफायर किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मौर्य समाज के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो खरोष्टी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, कौन सा स्थान है? तो अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी से पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपरहवा, सोहगोरा तथा महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर है खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों का। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? जिसका सही आंसर है खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है तो प्रियदसी। अशोक के अभिलेखों से सर्वत्र उसके देवानम पियादसी, देवताओं का प्रिय तथा अथवा देखने में बहुत सुंदर देवनाम प्रियदसी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया था। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानम प्रिय के रूप में किया गया? तो इसका सही आंसर है अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थाप्य संरचना के भाग है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थाप्य संरचना का भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रसंगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है, यानी इन पर बढ़िया पॉलिश है, या अखंड है और स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर है कंगनहली। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहली में बौद्ध स्तूप है। यह सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है। इसके नीचे रानियों अशोक यानी राजा अशोक लिखा है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर है मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है।
निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर है मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। अशोक का रुमेनदेही संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुमेनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भू कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए है? अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? जिसका सही आंसर है कालसी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है? जिसका सही आंसर है रॉक एडिक्ट 13। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे? तो 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के निम्न अभिलेखों से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो उसका सही आंसर है शिलालेख 12वां। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। जिसका सही आंसर है अशोक। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। उनमें सम्मिलित है कौन कौन से शिलालेख है? शिलालेख दूसरे और शिलालेख 13वां। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल पांड्य सतीपुत्र केरल पुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सतवाहन। तालिमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे जिसमें अंतियोक या एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुरमय या तुरमाय टालेमी द्वितीय या फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी या एंटीगोनस गोंतारस में मेसोडेनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरिन का शासक तथा अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा प्रमुख है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो वो मिस्र का था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसका सही आंसर है मौर्य। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अशोक धर्म का एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकायने दया दाने सचे सोचिए मादिये साधेव च, अर्थात काम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है, अतः उत्तर ई विकल्प सही होगा, यानी एक से अधिक सही होगा। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर थी। तो स्तंभलेख 5वां। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और न ही कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें मृग हमेशा नहीं मारा जाता है। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया। तोते, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए ना जाते हो
और अन्य किसी काम ना आते हो। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें तथा 15वें दिन, तृतीय एवं पुनर्वसु के दिन तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों की बलि न दी जाए। तृतीय पूर्णवसु तथा ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े और बैलों को ना दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर बी सही होगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका सही आंसर है शाहगोरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले से प्राप्त शाहगोरा सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले के बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में थे। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। अगला प्रश्न, कथन एक कहा गया दोस्तों, अशोक ने कलिंग को मौर्य समाज में जोड़ लिया था और उसका रीजन दिया गया है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय तथा समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें दोस्तों कथन ए सही है और कथन आर उसकी सही व्याख्या करता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य समाज में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और आर दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन ए और कथन आर है दोस्तों, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। तो मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, यह कथन सही है, क्योंकि जो भू अनुदान धार्मिक आधार पर देने की प्रथा थी वो उत्तर मौर्यकालीन शासकों के द्वारा की गई, यानी मौर्यकालीन शासकों के बाद। तो इसमें ए सही है, परंतु भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, लेकिन आर गलत है। तो धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अतः कथन ए सही है जबकि आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज दूत था, किसका था? सेल्यूकस का था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल का कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा रख सकता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, किसमें है? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो उसका सही आंसर है मृत्युदंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, अतः विकल्प ए सही है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? इंडिका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? फिर से ये प्रश्न आया, तो मेगास्थनीज था। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्यकाल से जारी है? तो इसका सही आंसर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों तथा प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों को उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता था। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो इसमें दोस्तों इसमें केवल ACD सही है, यानी संस्कृति, कला एवं साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदुकुश
तक साम्राज्य का विस्तार किया। सोने के सिक्के का नहीं किया था दोस्तों। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति कला साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य का अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य समाज के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राची या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद, यमन, इंडोग्राफी शासकों को है। अतः मौर्य नरसुर संबंध में कथन सी और डी सही है। भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वो भूमि से उत्पन्न उत्पाद के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते हैं। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो इसका सही आंसर है सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमेई यानी एग्रोनोमी जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था, तथा अकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। अतः विकल्प सी उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाले आय को सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने के लिए संबंधित था? तो इसका सही आंसर है समहारता। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समहारता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक तथा सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों तथा कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? जिसका सही आंसर है पौतवाध्यक्ष। मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौल माप यानी वेट्स एंड मेजर्स का प्रभारी था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उसका सही आंसर है मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प उत्तर सही दिया है, सी सही दिया है। तो मार्ग निर्माण। पंकोदकस सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, किस पर था? तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने तथा कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध तथा जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चला है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील की लंबाई और आधा मील चौड़ाई पर स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्व भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे दोस्तों? तो धर्मस्थीन और कंटक शोधन, इन 2 और 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो आमत्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध का था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध तथा सूत वर्गों का था। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो सही आंसर है द्रविड़ों ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है?
की गई है। तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने तथा उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी की व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, प्रोहिबिट है? तो वो मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर विडोवर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? पात्र्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा पात्र्य क्षत्रिय यानी फॉलन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। तो फायान, इत्सिंग, मेगास्थनी और वैनसांग। इसके आगमन का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, फिर फायान आए थे, फिर वैनसांग आए थे जो हर्षवर्धन के समय में आए थे, और इत्सिंग आए थे फिर। तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठा तो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फायना ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था, चीनी यात्री था। तो बी ऑप्शन सही है। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में राजाओं के नाम है और सूची 2 में जिन नाम से उनको पुकारा जाता था। तो इसमें आप मैच कर सकते हैं दोस्तों। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से पुकारा जाता था, तो डी से फोर आप मैच कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और डी। अब बचा हमारे पास बी और सी। तो अशोक को पियादसी के नाम से जाना था, तो सी का ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है सूची 2 में। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही है, आप मैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को पियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन सा था? तो बृहद्रथ था। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की थी, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये ऑप्शन सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मणी मंत्री वासुदेव कर्णव ने की और उसने राजसिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। आंध्र के कर्णव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था, तो वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्णव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? इसमें सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक, क्षत्रप, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदमन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दी के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदमन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा था, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 का है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदमन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का उसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसके विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पे खुदे हुए। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टाड़ ने इस लेख को पता करवाया। इस विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है।
अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी और गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के, ये सही नहीं है। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुना पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी की 3 गुफाएं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित, जिनमें 3 गुफाओं में की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक का अनंत वर्मन का लेख है, इसने वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल 321 से 184 ईस्वी पूर्व से। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईस्वी पूर्व से संबंधित है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो परखम। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की है। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से हुआ है। मथुरा से प्राप्त ये यक्ष प्रतिमा भारतीय कला में जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो लोथल से एंशियंट डॉकयार्ड है। सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध है, ये सही है। और नालंदा में ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये यहाँ से नहीं प्राप्त है, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। तो लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, हमने हड़प्पा संस्कृति में पढ़ा था। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धिस्ट, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही। परंतु राजगिरी लायन कैपिटल अशोक का युगम गलत है। इस युगम का सही स्थान सारनाथ होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।